नमस्ते मित्रों। एमए प्रीवियस ईयर के विद्यार्थियों के लिए तैयार इस प्रेजेंटेशन में, जिसका शीर्षक है प्रिंसिपल्स ऑफ सिटी आर्किटेक्चर एज डिस्क्राइब्ड इन संस्कृत लिटरेचर, आप सबका स्वागत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेमेस्टर 1 के विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट तौर पर इस प्रेजेंटेशन को तैयार किया गया है। ये सर्वज्ञात है कि भारतीय वास्तुकला के सिद्धांतों की रूपरेखा हमें समय समय पर लिखे गए संस्कृत साहित्य के विभिन्न ग्रंथों में मिल जाती है। इनमें से कुछ साहित्य ऐसा है जो विशिष्ट तौर पर वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है, जबकि कुछ अन्य ग्रंथ ऐसे भी हैं जिनमें प्रकारांतर से वास्तु सिद्धांत प्राप्त होते हैं। जिन साहित्यिक कृतियों में वास्तु के सिद्धांत अथवा प्राचीन भारतीय वास्तु के सिद्धांत प्राप्त होते हैं, उनमें विशेष रूप से हम बृहत संहिता, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, मानसर, मनुस्मृति, भृगु संहिता, काश्यप संहिता तथा इसी प्रकार के अनेक ग्रंथों को गिन सकते हैं। समरांगण, सूत्रधार, मयमत इत्यादि। ये पूरा साहित्य जो बहुत विशाल है और एक लंबे समय में लिखे गए इन वास्तु सिद्धांतों को संग्रहित करता है। उनमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र संभवतः वो पहली ऐसी व्यवस्थित कृति है जो नगर रचना, दुर्ग विधान तथा वास्तु के अन्य सिद्धांतों की अत्यंत सूक्ष्मता से व्याख्या करती है। इसीलिए वास्तु के सिद्धांतों और उसके आधार पर बसाए गए नगरों के अध्ययन के संबंध में हमें सबसे पहले, या हमारा जो प्रस्थान बिंदु होना चाहिए, वो कौटिल्य का ग्रंथ ही होना चाहिए। ये ग्रंथ न मात्र एक उदाहरणात्मक ग्रंथ है, बल्कि इसके आधार पर या इसके आदर्श के आधार पर निर्मित अनेक नगर जिनकी प्राप्ति पुरातात्विक अन्वेषणों में, पुरातात्विक उत्खननों में हो चुकी है, उनके माध्यम से इस ग्रंथ के सिद्धांतों की पुष्टि होती है। लगभग 3री शताब्दी 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में रचित कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक अन्य ग्रंथ के द्वारा लंबे समय तक भारत में प्रचलित वास्तु सिद्धांतों के सामान्य नियमों का प्रतिपादन करता है। शुक्र नीतिसार वो दूसरा ग्रंथ है जो लगभग गुप्त और गुप्तोत्तर काल के वास्तु सिद्धांतों को ध्यान में रखकर लिखा गया। फिर भी कौटिल्य के ग्रंथ और शुक्र नीतिसार में वर्णित वास्तु सिद्धांतों की समरूपता ये बताती है कि भारतीय वास्तुकला, भारतीय भवन निर्माण तथा नगर निर्माण और दुर्ग विधान कला एक निश्चित आदर्श पर निर्मित थी, जिसके प्रमुख सिद्धांत समयांतर से बहुत नहीं बदले। उनमें बहुत ही कम और स्थान स्थान पर होने वाले परिवर्तन ही दिखाई देते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और शुक्र नीतिसार दोनों का साक्षी ये बताता है कि कई प्रकार के नगरों को बनाया जाता था प्राचीन भारत में, जिनका आधार नगर की प्रमुखता अथवा नगर का प्रयोजन, नगर की आकृति तथा भूमि का प्रकार, ये सब होते थे। विभिन्न प्रयोजनों से विभिन्न आकार के और विभिन्न प्रमुखता सूची वाले या विभिन्न प्रमुखता घनत्व वाले अनेक नगरों का वर्णन प्राप्त होता है, जिनमें राजधानी नगर वो नगर था जहां शासक वर्ग, राज्य सरकारें या केंद्र सरकार निवास करती थी। इसके अतिरिक्त शाखा नगर वो नगर थे जो विभिन्न अन्य वर्गों में, विभिन्न अन्य प्रकार के होते थे। इनमें खरवटक या खरवटिक नगर, द्रोणमुख, स्थानीय, निगम,
ग्राम इनकी चर्चा प्राप्त होती है। विशिष्ट नगर वो होते थे जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाए जाते थे, जैसे पण्यपत्तन नगर का जिक्र हमें एक कमर्शियल टाउन के रूप में मिलता है, और पत्तन शहर बंदरगाह नगर का उदाहरण है जो नदियों के किनारे विशेष व्यावसायिक उद्देश्यों की दृष्टि से बसाए गए थे। पुटभेदन एक वो नगर था जो पत्तन के समान ही अपने व्यावसायिक प्रयोजन के कारण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्थान पाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र उन तमाम आर्थिक गतिविधियों के ऊपर लिखा गया जिनकी आवश्यकता मनुष्य को समय समय पर आजीविका अर्जन के लिए पड़ती है। इन आर्थिक उपायों के साथ साथ भूमि के संपूर्ण कार्य, प्रयोजन, उद्देश्य को ध्यान में रखकर इस साहित्य का निर्माण किया गया। इसीलिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस प्रकार की भूमि का वर्गीकरण, विशद वर्गीकरण प्राप्त होता है, उसमें राज्य महत्व की भूमि, सामान्य जनता के महत्व की भूमि, अनुद्देश्य छोड़ी गई भूमि, वन प्रदेश, जल प्रदेश और खान या माइंस का जो धरातलीय विस्तार था वो भी प्राप्त होता है। उसके अलावा नगरों को बसाने के लिए विशिष्ट रूप से चुनी गई भूमि के बारे में भी पृथक वर्णन प्राप्त होता है। तो जानना आवश्यक है कि कौटिल्य की दृष्टि में नगर बसाने के लिए उचित भूमि कौन सी होती थी। ये भूमि अवश्य ही कृषि भूमि से, वन प्रदेश से, जल प्रदेश से अलग होनी चाहिए। अतः क्या ये भूमि बंजर अनुपजाऊ हो सकती थी? ये प्रश्न भी उठता है। किंतु नहीं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसी हरित प्रदेश में ही नगर योजना का नगर योजना के होने की संभावना की गई है, और कहा गया है कि यदि किसी नगर का विस्तार बहुत ज़्यादा ना हो और जनसंख्या का घनत्व बहुत बढ़ रहा हो, तो वहाँ से जनसंख्या को हटाकर किसी नए नगर या किसी दूसरे कम आबादी वाले प्रदेश में स्थानांतरण किया जाए। इस स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप जनता को जो भी कठिनाइयाँ हों, उनके निवारण के लिए उनके ऊपर करों के बोझ को घटा दिया जाए। इसका अर्थ था कि भूमि अपने उचित या स्वाभाविक जो रिजल्ट्स हैं उनको देने में सक्षम हो, तभी वो नगरों को फलने फूलने के लिए उचित स्थान प्रदान करती है, उचित मौका प्रदान करती है। जिन दो नगरों को विशिष्ट रूप से अध्ययन के लिए चुना गया है, जिनका बसाया जाना कौटिल्य के अर्थशास्त्र के नियमों के अनुरूप हुआ, उनमें हम पाटलिपुत्र का सबसे पहले जिक्र करते हैं। पाटलिपुत्र नगर वो नगर था जिसने मौर्य शासन को उसका स्थायित्व और दृढ़ता प्रदान की। यद्यपि पाटलिपुत्र का जन्म तो मौर्यों के आगमन से काफ़ी पहले हो चुका था, हर्यंक कुल के अजातशत्रु के समय ही पाटली ग्राम को विकसित किया गया। उसकी अत्यंत महत्वपूर्ण कूटनीतिक स्थिति के कारण गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा ये नगर अपने महत्वपूर्ण स्थिति के कारण तत्कालीन समय के लिए सर्वथा उपयुक्त रहा होगा, जिसकी वजह से अजातशत्रु के बाद उसके पुत्र उदयभद्र या उदयन ने राजधानी को स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र में प्रवेश किया, और उसके बाद इतिहास के निर्माण में पटना या पाटलिपुत्र का अभूतपूर्व स्थान और योगदान किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अनेक दृश्य
प्राप्त होते हैं, जहाँ राजा बिंबिसार और अजातशत्रु तथा बाद की परंपरा में सम्राट अशोक अलग अलग मृत्तिका पैनल्स पर या पत्थर की कारीगरी पर अपने नगर के परिदृश्य में दिखाई देते हैं। और निश्चित रूप से ये नगर वो पाटलिपुत्र नगर था जिसे यदि अ, नवीन उपकरणों और सुविधाओं के माध्यम से पुनर्जीवित किया जाए तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा जैसे चित्र में ऊपर दिख रहा है। यद्यपि सिर्फ पाटलिपुत्र ही नहीं, उत्खननों से अन्य नगरों की प्राप्ति भी हमें दिखाती है कि किस प्रकार कौटिल्य का अर्थशास्त्र केवल उदाहरण या आदर्श निर्माण के लिए लिखा गया ग्रंथ नहीं था, बल्कि तत्कालीन समय में उसके आधार पर नगर वास्तव में बन रहे थे। या यूं कहें कि जिन वास्तविक नगरों का आदर्श कौटिल्य के सामने था, उसने उनको अपने ग्रंथ में शास्त्रीय रीति से उपस्थित कर दिया। इन नगरों में हम शिशुपालगढ़, तक्षशिला और अतरंजी खेड़ा के उत्खननों को भी सम्मिलित करेंगे, जिनमें चतुरस्र या चौकोर आकृति के नगर, जिनके हर बाजू में विद्यमान 2 प्रवेश द्वार या 3 प्रवेश द्वार या उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम एक दूसरे को काटती हुई सड़कों का जाल देख सकते हैं। इन जालों के माध्यम से संपूर्ण शहर को जिस प्रकार ग्रिड पैटर्न पर विकसित किया गया, उसके हर चौकोर हिस्से पर नगरों की संयोजना की गई। अतरंजी खेड़ा का उत्खनन विशेष रूप से हम कौटिल्य की उस दूरदर्शिता के प्रमाण स्वरूप उद्धृत करना चाहेंगे, जहां वो नगर की साफ सफाई के लिए हर प्रमुख सड़क के कोने पर एक गड्ढे की व्यवस्था करने की बात कहते हैं, जहां ऐसे गड्ढों के माध्यम से जो सार्वजनिक कूड़ा होता था उसके निस्तारण की व्यवस्था भी की गई और पक्की नालियों को बनाया जाता दिखता है हमें। हालांकि ये सारी व्यवस्था हड़प्पीय नगरों में प्राप्त होती रही और भारतीय नगर विन्यास परंपरा का ये आवश्यक अंग रही होगी, लेकिन इन सूक्ष्माति सूक्ष्म बातों का जिस प्रकार वर्णन कौटिल्य करते हैं, वो नगर निर्माण परंपरा की अक्षुण्णता को दिखाता है। हालांकि हड़प्पीय नगरों की परंपरा निश्चित रूप से विखंडित हुई। हड़प्पीय नगरों के बाद या सैंधव सभ्यता के नगरों के बाद एक लंबे अंतराल तक पुरातात्विक उत्खननों में किसी भी प्रकार से नगरों और सैंधव सभ्यता के समान किलेबंदी वाले नगरों या दुर्गों का प्रावधान नहीं मिलता है। इसलिए विद्वानों के बीच ये शंका है कि क्या सैंधव सभ्यता के नगरीय जीवन वाले लोग किसी दूसरे स्थल से आए थे? क्या भारतीयों के लिए उनका परिवेश सैंधव सभ्यता के नगर में रहने वाले लोगों का परिवेश किसी विदेशी परिवेश के जैसा था? किंतु नहीं। यदि हम सूक्ष्मता से अध्ययन करें तो सैंधव सभ्यता का ही विस्तार हमें वास्तुगत सिद्धांतों में बाद तक मिलता है, जहां ग्रिड पैटर्न पर बनने वाले नगर, जहां उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम 1, 2 या 3 सड़कों को समानांतर बनाया जाने की व्यवस्था थी और जिनकी हर काट पर एक ग्रिड या एक वर्ग ऐसा होता था, ऐसा बन जाता था जहां मकान बनाए जा सकते थे या बाजार निर्मित किए जा सकते थे। ऐसी व्यवस्था की गई है। वास्तुशास्त्र के अन्य ग्रंथों में, जिनमें पूर्व मध्यकाल में लिखे गए मानसर और समरांगण सूत्रधार का नाम विशेष तौर पर लिया जा सकता है, हमें वास्तुशास्त्रीय सिद्धांत और नगरीय डिज़ाइन के कई उदाहरण प्राप्त होते हैं, जिनमें पेचक या 4 वर्गों के आधार पर बने हुए नगर या आसन या 100 ऐसे वर्गों के बने हुए नगर बनाए जाने की बात कही गई है। सड़कों को एक दूसरे को समानांतर गुजरते हुए
काटना ये सामान्य पद्धति थी, सामान्य सिद्धांत था, जिससे हमें पता चलता है कि शहर में प्रकाश, वायु के पर्याप्त संयमन के लिए इस व्यवस्था को हमेशा अपनाया जाता रहा। एक दूसरे को एक बिंदु पर काटने वाले केंद्र भाग को ब्रह्मस्थान कहा जाता था, जहां देवस्थान बनाए जाने की अपेक्षा की गई है। इस शहर जो बहुत ही सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध बनाए जाने का प्रमाण मिलता है, उसका प्रारंभ हम ईशान्य कोण से देखते हैं, जो उत्तर पूर्व दिशा में होता था। मानसर के अनुसार किसी जल स्रोत या जल प्रवाह के निकट बसाया गया शहर हमेशा ही लाभदायक, समृद्धि कारक होता था, और ऐसे शहर से होकर व्यापार वाणिज्य के लिए व्यापारियों का जाना आना बराबर होता था, जिसके माध्यम से दो देशों के बीच के संबंधों के भी विस्तार की चर्चा मिलती है। समरांगण सूत्रधार, जिसे राजा भोज ने लिखा, उसमें भी हम इसी प्रकार उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम उसमें भी गुजरने वाली सड़कों का जिक्र हमें मिलता है, जो एक आदर्श नगर की आवश्यकता थी। समरांगण सूत्रधार ये स्पष्ट करता है कि किसी अच्छे शहर में बाग बगीचे और विभिन्न प्रजाति के प्लांट्स या ट्रीज या वन का होना, वृक्षों का होना कितना आवश्यक है। मध्यवर्ती ब्रह्मस्थान बिंदु पर समरांगण सूत्रधार के अनुसार यदि वट वृक्ष लगाया जाए तो वो समृद्धि कारक होता है। यह ध्यान रखने की बात है कि इसी स्थल पर हम काउंसिल हॉल तथा राजकीय भवनों के होने का भी ज्ञान हमें मिलता है, तथा ये सारी जो इमारतें थीं अथवा निर्मितियाँ थीं, वो किसी केंद्रीभूत मंदिर स्थल के आसपास रही होंगी। किसी भी नगर को बसाए जाने के लिए पानी की व्यवस्था करना सबसे प्रमुख कार्य होता था। इस बात की संस्तुति लगभग हर वास्तुशास्त्रीय ग्रंथ में की गई है। समरांगण सूत्रधार में भी जल को नगर बसाने की ओर पहला कदम माना गया है, अर्थात जल स्रोत या किसी जल प्रवाह की व्यवस्था नगर की योजना के सबसे पहले की जाती थी। इन सभी ग्रंथों में, संस्कृत साहित्य के इन सभी कृतियों में 4 प्रकार के शहरों के बारे में हमें पता चलता है, जो अपने उद्देश्यों के कारण विभाजित हैं। वर्तमान शहरों की तुलना की जाए तो धार्मिक, राजनैतिक, व्यावसायिक और पर्यटन के लिए विकसित किए गए शहर आज भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। मयमत और काश्यप संहिता शहरों के बारे में और विस्तृत वर्णन करती है। यहाँ 5 से 14 शहरों का वर्गीकरण हमें प्राप्त होता है, जिनमें सबसे छोटी इकाई को ग्राम, उससे बड़ी इकाई को खेत, उससे बड़ी इकाई को खरवट, दुर्गीकृत नगर को दुर्ग और सामान्य नगर को पुर या नगर शब्द से अभिहित किया गया है। इनके अन्य अनेक प्रकार प्राप्त होते हैं, जो उद्देश्य, प्रयोजन, आकार आदि के आधार पर भिन्न भिन्न होते थे। इनके अतिरिक्त किसी शहर के भीतर जिन प्रमुख बातों का ध्यान रखा जाता था, उनका भी शास्त्रीय अध्ययन किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। इस प्रकार वास्तुशास्त्र नगर विन्यास के अंतर्गत आपण विद्या, राजगृह विद्या, सर्वजन निवास विद्या, वनोपवन विद्या तथा देवालय विद्या इन शाखाओं का निर्माण करता है, जिसके अंतर्गत बाजारों को बनाया जाना, राजप्रासादों को बनाया जाना, सामान्य जनता के लिए सार्वजनिक भवनों की व्यवस्था,
बाग बगीचों की व्यवस्था और मंदिर इत्यादि के निर्माण की आवश्यकता दर्शाई गई है। किसी भी नगर का निर्माण अपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समेटे होता है, अपने अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समेटे होता है, जिसमें प्रपा या जल की सिद्धि सबसे प्रमुख है। उन मंडपों का बनाया जाना प्रमुख था जहाँ पर सार्वजनिक कार्य, वाद विवाद, सभाओं, शादी समारोहों आदि का संचालन होता था, आदि वहाँ पर किए जाते थे। आपण या बाजार एक प्रमुख स्थल हुआ करते थे जहाँ व्यावसायिक गतिविधियों को किया जाता था। सर्वजन के लिए बनाई गई पब्लिक बिल्डिंग वो कम्युनिटी प्लेस था जहाँ सबका ही कॉमन राइट या सार्वजनिक या समान अधिकार हमें देखने को मिलता है। राजाओं के लिए विनिश्चित भवन, विनिश्चय भवन या राजवरालय, जिनको हम कोर्ट्स के रूप में भी समझ सकते हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बिल्डिंग होती थी जहाँ नगर के हित में कई निर्णय लिए जाते थे। नगर की रक्षा के लिए, नगर की सौंदर्य वृद्धि के लिए, नगर की सुख शांति और वर्धन के लिए और उस अंतिम शांति के लिए भी किसी नगर के विभिन्न स्थानों को सुनिश्चित किया गया और इस प्रकार नगर रक्षा, वनोपवन, देवालय और श्मशान भूमि, इनकी व्यवस्था हमें प्राप्त होती है। यदि इन सभी बिंदुओं का पृथक पृथक वर्णन करें तो हम देखते हैं कि किसी नगर की शुरुआत उसके वहाँ रहने वाले लोगों के लिए या इमारतों के निर्माण के लिए जल की व्यवस्था से होती है। आमतौर पर सभी वास्तुशास्त्रीय ग्रंथ, जिनमें कौटिल्य भी शामिल हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी शामिल हैं, 10 घरों पर एक कुएं की व्यवस्था करता है। इसे यदि हम इस व्यवस्था की तुलना सैंधव सभ्यता के घरों से करें तो निश्चित हो जाता है कि ये सिद्धांत भी पहले से लागू थे, जहाँ पर मोहनजोदड़ो से करीब 300 कुओं को प्राप्त किया गया और लगभग हर 5 घरों पर एक कुएं की व्यवस्था की गई थी। पवेलियन या मंडप वो स्थल था जहाँ पर न सिर्फ धूप और बारिश से बचने की व्यवस्था की जाती थी आम जनता के लिए, बल्कि यज्ञ, प्रदर्शनियाँ, धार्मिक समारोह आदि भी आयोजित किए जाते थे। अपने विभिन्न आकार प्रकार के आधार पर मंडपों के विभिन्न नाम गिने गए हैं, जिनमें मारूक, विजय, सिद्ध, पद्मक इत्यादि प्रमुख हैं। बाजार या आपण वो स्थल था जहाँ से व्यावसायिक गतिविधियाँ या वाणिज्यिक गतिविधियाँ संचालित होती थीं और इनकी व्यवस्था भी एक निश्चित वास्तु पैटर्न पर की गई है। किसी पुष्प के समान, खिले हुए पुष्प के समान ये स्थल चारों तरफ होकर गुजरने वाली सड़क से आवृत्त था, जिसके विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार की दुकानें बनाए जाने की संस्तुति की गई है। यह बहुत ही आश्चर्य तो नहीं, किंतु बहुत ही परिचित सी बात है कि किस प्रकार इसके मध्य भाग में ज्वेलरी शॉप्स या ऐसी बिल्डिंग्स या ऐसी दुकानें बनाए जाने की व्यवस्था की गई जहाँ पर प्रेशस स्टोन्स या जो बहुमूल्य धातुएं होती थी उनकी बिक्री की जाती थी। उत्तर पूर्व दिशा में सब्जियों की दुकानें, मांस मछली की दुकानें। उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में तेल, घी या गुड़ की दुकानें। दक्षिण पूर्व या दक्षिण दिशा में मेटल अथवा धातु की दुकानें।
दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा में भी धातु की दुकानें जिनमें आयरन, लेड इत्यादि शामिल हैं। पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा में नमक और ऊनी कपड़ों की दुकानें तथा उत्तर पश्चिम से उत्तरी दिशा में पुष्प और इत्र आदि की दुकानें होती थीं या बनाई जाती रही होंगी। उत्तर से उत्तर पूर्व दिशा में कॉस्मेटिक्स की दुकानें, और सबसे उचित बात है कि इस पूरे बाजार में कहीं भी दवा की दुकान खोली जा सकती थी। ये आपण जो जिसे हम परमानेंट शॉप्स या स्थायी दुकानों के रूप में जानते हैं, उन विपणि से भिन्न थे जो समय समय पर लगाई जाने वाली दुकानें होती थीं या जो टेम्पररी शॉप्स होती थीं, परमानेंट नहीं होती थीं। इनके अतिरिक्त जो सार्वजनिक भवन बनाए जाते थे उनमें भी दिशा की वरीयता देखने योग्य है। इन सार्वजनिक भवनों का कौटिल्य द्वारा बृहद चित्रण किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि लगभग सभी वास्तुशास्त्रीय सिद्धांत शहर के भिन्न भिन्न भागों में वर्ण और जातियों के अलग अलग बसने की बात कहते हैं। इस विषय में बहुत जिज्ञासा या प्रश्न उत्पन्न हो जाता है, उपस्थित हो जाता है कि क्या जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर नगर को असंतुलित किया जा रहा था? तो हम इसका उत्तर दे सकते हैं कि किसी भी प्रकार के प्रयोजन के लिए, किसी भी प्रकार के व्यावसायिक सुगढ़ता के लिए उस व्यवसाय से जुड़े लोगों का एक जगह पर रहना हमेशा से उत्तम माना गया। वैदिक नगरों की व्यवस्था में भी हम देखते हैं कि कुछ नगर विशिष्ट रूप से ब्राह्मणों के लिए, कुछ विशिष्ट रूप से क्षत्रियों या अन्य व्यावसायिकों के लिए बसाए गए थे, जिसका सीधा कारण उस स्थान की मिट्टी, उस स्थान की लोकेशन और उस स्थल की शांति या माहौल परिस्थिति होती थी। इसी आधार पर हम यदि इन सर्वजन भवनों को देखें तो ये भवन अपने अपने कार्य के अनुरूप निवासियों के चयन को आधार मानते हैं और इसीलिए अलग अलग दिशाओं में इनके बसाए जाने की व्यवस्था की गई। यहाँ जाति प्रतिबंध नहीं है, बल्कि जाति विकास का एक जरिया मानी गई है। टाउन प्लानिंग या नगर योजना के संबंध में मयमत और भृगु संहिता भी इसी प्रकार हमें शहर के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के कार्यों से जुड़े हुए लोगों के एकत्र वास की सूचना देते हैं, जिन्हें चार्ट द्वारा समझा जा सकता है। कोर्ट ऑफ जस्टिस या विनिश्चय भवन या राजवरालय वो स्थान हुआ करता था जहाँ राज्य संबंधी महत्वपूर्ण राजनैतिक निर्णय लिए जाते रहे, जिन्हें आज हम कचहरी के तुलना में समझ सकते हैं। इसके बनाए जाने के संबंध में भी निर्देश हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलते हैं। किसी नगर की सिक्योरिटी इस बात पर निर्भर करती थी कि वहाँ रहने वाले नागरिकों में कितनी देशभक्ति की भावना है। इसके साथ उस नगर की सुरक्षा के लिए मजबूत किलेबंदी की भी व्यवस्था की गई, जहाँ वॉच टावर्स तो होते ही थे, अट्टालिकाएं, बुर्ज, प्रवेश द्वार की सुरक्षा और उसके निमित्त सुरक्षा कर्मियों के लिए बनाए गए पृथक कक्ष भी देखने योग्य हैं। किसी नगर की चहारदीवारी या प्राकार को यद्यपि मिट्टी से कूटकर बनाए जाने की बात कही गई है, लेकिन उसके बाह्य भाग में ईंटों की व्यवस्था करने के स्पष्ट निर्देश मिलते हैं। इसी प्रकार शहरों का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य था अपने शहरियों के लिए, अपने निवासियों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करना, जिसका मुख्य भवन गुरुकुल हुआ करते थे, जिन्हें पश्चिमी दिशा में बसाए जाने की बात कही गई है।
उल्लेखनीय है कि इसी पश्चिमी दिशा में सेमी स्किल्ड लेबरर्स को भी बसाए जाने की बात कही गई है, अर्थात वो लोग जिन्हें शिक्षित होने की आवश्यकता थी, जिनमें सुधार की गुंजाइश थी, उन्हें पश्चिम दिशा का स्थान प्रदान किया गया है। ये शिक्षण संस्थान टैक्स फ्री होते थे, अर्थात यहाँ पर भूमि और अन्य सुविधाएं संस्थाओं को राज्य द्वारा प्रदान किए जाते थे। वन या उद्यान शहर के सुंदरीकरण के अतिरिक्त शहरी प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का एक सशक्त स्थान हुआ करते थे, एक सफल स्थान हुआ करते थे। और इन उपवनों की रक्षा के लिए हम भित्ति के निर्माण की भी बात सुनते हैं। मैमत उन तमाम वृक्षों की लिस्ट देता है जो शहर के भिन्न भिन्न भागों में लगाए जाने चाहिए, जिनकी वजह से शहर की सुंदरता और वातावरण को संतुलित किया जा सकता था। हमें ये भी प्रमाण प्राप्त होते हैं कि किस प्रकार इन शहरों में जो विद्यमान उपवन थे उनमें दीवारों को बनाकर या प्राकार भित्ति से उनकी सुरक्षा की जाती थी। प्राकार भित्ति का प्राकार हो, ईंटों का प्राकार हो अथवा कटीली झाड़ियों का प्राकार हो, सुरक्षा के निमित्त दोनों में से कुछ भी बनवाए जाने की बात कही गई है। और अब देवस्थान, जो शहर के केंद्र में स्थित शक्ति और प्रेरणा का एक पुंज माना गया है, उसके विषय में भी हमें मैमत तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी व्यापक निर्देश मिलते हैं। अलग अलग स्थानों पर बसाए जाने वाले अलग अलग देवस्थान भी ये बताते हैं कि कितने विधि विधान से वास्तु के अंतर्गत इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा गया। शहर का सबसे महत्वपूर्ण वो हिस्सा जहाँ समाधि या क्रिमेटोरियम होना चाहिए, वो मैमत तथा अन्य संस्कृत के वास्तु ग्रंथों में विशेष रूप से वर्णित किया गया है। शहरी नागरिकों के शवदाह की व्यवस्था के लिए शहर के बाहर उत्तर, पूर्व या दक्षिण दिशा में व्यवस्था की जाती थी, जो गंदगी से या जल के स्रोत को गंदा होने से बचाने के लिए शायद ऐसी व्यवस्था की जाती रही होगी। तो उत्तर या पूर्व दिशा में बनाए गए ऐसे समाधि स्थल इन दिशाओं में शहर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही होते थे, और ये भी ध्यान रखा जाता था कि जल स्रोतों के निकट ना हो। कौटिल्य इस बात की विशेष रूप से चर्चा करता है, न सिर्फ कौटिल्य बल्कि परंपरागत रूप से इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया कि शहरों में सैनिटेशन या हाइजीन मेंटेन करने की पूरी व्यवस्था की जाए। और इसीलिए मैमत, जो पश्चातकालीन ग्रंथ है, वो वर्णित करता है कि किस प्रकार सफाई कार्य में लगे हुए लोगों को प्रातःकाल सुबह उठकर अपने कार्य को निष्पादित कर देना चाहिए, ताकि दिन भर शहरी लोगों को किसी दुविधा से बचाया जा सके। और जो बड़ी ही महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि जिन महिला सफाई कर्मियों को नियुक्त किया जाए, उन्हें लेड या शीशे के जेवर पहनाए जाएं, जिससे किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन से बचने में उनकी मदद हो सके। पोल्यूशन या प्रदूषण को रोकने के लिए कौटिल्य द्वारा निर्धारित दंड इस बात के सूचक हैं कि प्राचीन भारत में साफ सफाई कितने महत्व की आंकी गई थी, और किस प्रकार शहरों में इस व्यवस्था का ध्यान रखने के लिए एक पूरी एजेंसी सक्रिय रही होगी, क्योंकि ये दंड पणों में या सिक्कों में वसूले जाते थे, जो अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग अमाउंट के होते थे। न सिर्फ सड़कों का बल्कि नदी या जल स्रोतों का भी स्वच्छ रहना बहुत ही महत्वपूर्ण था,
और इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि मरे हुए जानवरों को सड़क पर ना फेंका जाए, ना ही मरी हुई या जो शव हैं उनको कहीं कहीं भी छोड़ दिया जाए, बल्कि उनके दहन की या उनके निस्तारण की निश्चित रूपरेखा बनाई गई थी। हमें अन्य अनेक प्रकार के प्रोविजंस मिलते हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय टाउन प्लानिंग निश्चित तौर पर एक बहुत ही सुनियोजित, सुविकसित और सुव्यवस्थित शाखा थी ज्ञान की, जिसके तहत अपने नागरिकों को विकास का हर मौका प्रदान करने का प्रयास किया गया। चारों वर्गों के, चारों आश्रमों में रहते हुए चारों पुरुषार्थों की सिद्धि में सहायक ये नगर प्राचीन भारतीय विद्वत परंपरा की एक अमूल्य धरोहर के रूप में समझे जा सकते हैं। नगर को बसाने के पूर्व जिस प्रकार की तैयारी की जाती थी, जहां जमीन के मूल्यांकन से लेकर के उसकी प्राप्ति, सही दिशा में मार्ग बनाए जाने की व्यवस्था और प्राथमिक सुविधाओं को प्रदान किया जाना, ये सब बताता है कि राज्य नगर निर्माण में अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह कर रहे थे और बड़े ही सोची समझी व्यवस्था के तहत इन नगरों को मानव जीवन का एक एक अभिन्न सहायक मान रहे थे। इनकी सिक्योरिटी, इनकी समृद्धि और नगरीय जीवन प्रणाली को मनुष्य के विकास की एक कड़ी मानना और उसी प्रकार इसका नियोजन करना, ये वास्तुशास्त्र की महती उपलब्धि मानी जा सकती है। यद्यपि आपस्तंभ और बौधायन जैसे धर्मसूत्रकार शहरी जीवन को एक क्षोभ, एक बुराई के रूप में देखते हैं, फिर भी हम कह सकते हैं कि नगरों के माध्यम से राज्य अपने उस कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे जिसमें प्रजा के संपूर्ण हित और संपूर्ण प्रगति, सद्गति राज्य की जिम्मेदारी समझी गई। धन्यवाद।